हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कमबैक एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का सीटेट सीरीज़ के सीडीपी सीरीज़ में स्वागत है। आज हम सीडीपी का लास्ट लेक्चर करेंगे जिसमें हम एनईपी के बारे में, है ना, एनसीएफ के बारे में और साथ ही साथ थर्नडाइक की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। वॉइस के लिए मुझे माफ़ करेंगे, मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा। सर, ये वॉइस वहाँ से भी चालू है क्या? वॉइस आ रहा है? हाँ। तो राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। जो एनसीएफ है, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2000 2005 इज वन ऑफ द फोर एनसीएफ पब्लिश्ड इन 1975, 1988, 2000 एंड 2005 बाय द एनसीईआरटी, जो हमारी नेशनल काउंसिल एजुकेशन ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। इसके द्वारा एनसीएफ बनाया गया है टाइम टू टाइम, जिसमें 1975 में फर्स्ट टाइम बना था और 2005 अभी वाला जो है उस पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एनसीएफ कहता है कि जो हमारा क्यूरिकुलम है, क्यूरिकुलम मतलब ये चीज़ होता है जो चीज़ हम सिलेबस में, सिलेबस के अलावा मतलब पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य गतिविधियां जो हम प्रोजेक्ट वर्क के रूप में देते हैं या बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट के रूप में देखते हैं, वो क्यूरिकुलम का एक पोर्शन होता है। ठीक है, तो हमारा जो क्यूरिकुलम होना चाहिए वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। मतलब जो हमारा क्यूरिकुलम है वो बुक बेस्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये किस पे आधारित होना चाहिए? चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चाइल्ड सेंट्रिक। चाइल्ड सेंट्रिक क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों का संपूर्ण विकास करने से है। ठीक है, जो एनसीएफ 2005 है, इसको इसकी जो अध्यक्षता है, जो एनसीएफ को फ्रेम करने में इसके जो उसके हेड थे वो थे प्रोफेसर यशपाल। ये नाम याद रखेंगे, कभी कभी हमारे एग्जाम्स में ये पूछता है कि एनसीएफ 2005 के ड्राफ्टिंग कमेटी, मतलब जिसने इनको बनाया है ना, कौन थे करके। तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रोफेसर यशपाल ने की थी। ठीक है, तो जो एनसीएफ 2005 है, एनसीएफ 2005 क्या करता है कि ये 5 विधियों पर जोर देता है। ठीक है, वो कौन सी 5 विधियां वो हम देखते हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि हमको हमको जो छात्रों को सिखाना चाहिए करके सीखने, मतलब लर्निंग बाय डूइंग। मतलब कोई बच्चा लर्निंग बाय डूइंग, यदि कोई बच्चा कोई भी चीज को करके सीख रहा है तो उसका जो ज्ञान है वो अधिक स्थायी रहता है। ठीक है, बच्चे उस चीज़ों को बहुत परमानेंटली वे में सीख पाते हैं। देन सेकेंड है निरीक्षण विधि, इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड से आप लोग क्या समझ रहे हैं? जैसे क्या होता है कि हर कार्य बच्चा नहीं कर पाता, तो शिक्षक कुछ कुछ विधि को करके दिखा रहे हैं और बच्चे उस चीज़ को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्ट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, यह बच्चा कोई ऐसा एक्टिविटी कर रहा है जिसके कुछ रिजल्ट्स आने वाले हो, है ना, तो ये भी किस में आता है? इंस्पेक्शन मेथड में आता है। ठीक है, देन उसके बाद आपका परीक्षण विधि हो गया, है ना, दे आर टेस्ट मेथड, है ना। टेस्ट मेथड में क्या होता है कि हम कुछ चीज़ों को टेस्ट करते हैं, है ना, और उसके रिजल्ट के बिहाफ पे हम कोई डिसीजन लेते हैं कि ये इस तरीके से कार्य करता है। तो हम पहले करके सीखेंगे, निरीक्षण करेंगे, परीक्षण करेंगे। देन है उसके बाद सामूहिक विधि, ग्रुप लर्निंग। ग्रुप लर्निंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है? आप देखे होंगे कि हम भी जब क्लास में पढ़ते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमको टीचर समझाते हैं तो हमको डायरेक्टली समझ नहीं आता है, बट वही चीज़ जब हम लोग ग्रुप में कर रहे होते हैं तो हमारा जो ग्रुप होता है उसमें सबके जो माइंड है उसका अलग अलग लेवल होता है आईक्यू का, और सबका एक्सप्लेनेशन का भी जो वे होता है डिफरेंट होता है। तो जब हम ग्रुप में लर्न कर रहे होते हैं तो वो हमारे फ्रेंड होते हैं, तो हमको वहाँ पे इंटरेक्शन करना बहुत ईजी होता है और सीख पाना भी हमारे लिए उतना ही मज़ेदार और रोचक होता है। तो जो ग्रुप लर्निंग है उससे भी हम लोग काफ़ी कुछ सीख पाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मिश्रित विधि। मिश्रित विधि मतलब मिक्स्ड मेथड। मिक्स्ड मेथड में क्या होता है कि आपको सारे मेथड्स जो कि रिक्वायर्ड है, मतलब यदि मुझे बच्चे को कोई चीज़ सिखाना है तो बच्चे को सिखाने के लिए जो भी मुझे मेथड्स रिक्वायर्ड है वो सारे मेथड्स को मैं क्या करूंगा? सारे मेथड्स का बेस्ट यूज करके बच्चे को सिखाने में हेल्प करूंगा। तो एनसीएफ 2005 5 विधियों पर जोर देता है जिसके थ्रू हमको बच्चे को पढ़ाना चाहिए। पहला लर्निंग बाय डूइंग, दूसरा इंस्पेक्शन मेथड, तीसरा टेस्ट मेथड, देन ग्रुप लर्निंग, है ना, इसको हम लोग
पीयर लर्निंग भी कह सकते हैं, और लास्ट वन मिश्रित विधि मतलब मिक्स्ड मेथड, जहाँ पे हमको क्या करना है, बच्चे को बेस्ट मेथड्स के कॉम्बिनेशन से सिखाना है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो एनसीएफ है ना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, 4 बार आया है, जिसमें सबसे लेटेस्ट 2005 में आया है। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर यशपाल ने की थी, है ना। इसको सिखाने के लिए हमको 5 वीडियो पर हमने जोड़ दिया है, ग्रुप लर्निंग, मिक्स मेथड, है ना, लर्निंग बाय डूइंग, टेस्ट मेथड एंड इंस्पेक्शन मेथड। ठीक, अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि एनसीएफ जो 2005 है, इसके प्राइम ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, एनसीएफ 2005 के जो प्राइम ऑब्जेक्टिव्स, मतलब हम लोग जो एनसीएफ जो हम लोग बनाए हैं, तो उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले जो भी हम लोग नॉलेज गेन कर रहे हैं ना, जो भी ज्ञान है, उसको स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। क्योंकि क्या होता है कि जब तक आप जो चीज़ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और यदि बच्चा उसको रियल लाइफ या जो बाहरी दुनिया है उससे ना जोड़ पाए, तो उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं रह जाता। ठीक है, जब तक हम ज्ञान को बाहरी जीवन से नहीं जोड़ते हैं, तो ज्ञान ना तो स्थायी होता है, ना ही हमारे लिए उपयोगी साबित होता है। तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ठीक है, कनेक्ट विथ रियल वर्ल्ड। ठीक, रियल लाइफ। ठीक है, फिर उसके बाद जो पढ़ाई है उसको रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। ठीक है, रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, मतलब जो हम लोग कहते हैं ना रोट लर्निंग, इस चीज को हमको नहीं कराना है। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज है ये बच्चे के ज्ञान को नहीं बढ़ाता, ये बच्चे को खाली परीक्षा को पास कराने का एक तरीका है। ठीक है, जो हमारी पाठ्य चर्चा है या पाठचर्या है, वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं हो। हमने देखा है ना कि जो हमारा है ये बुक बेस्ड नहीं होना चाहिए। किसके बेस पे होना चाहिए, इसका जो आधार है चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चाइल्ड सेंट्रिक, मतलब बच्चे की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए हमको पाठ जो पाठचर्या हमारा होना चाहिए। ठीक है, जो भी हमारा एजुकेशन है, शिक्षा है, गतिविधियों से जुड़ी हुई हो, मतलब एक्टिविटी बेस्ड हो। क्या हो, एक्टिविटी बेस्ड हो। एक्टिविटी बेस्ड होने से, है ना, हमारा बच्चा क्या होता है कि चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सीखता है। एक्टिविटी बेस्ड हो, है ना, लर्निंग बाय डूइंग हो। ठीक, फिर उसके बाद हम बच्चों में क्या करें, जो हमारे बच्चे हैं, है ना, उनमें राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। मतलब जो हमारे छात्र हैं, उनमें देश के लिए आस्था, राष्ट्र के लिए आस्था के भाव को उत्पन्न किया जाए। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमारे क्या उद्देश्य है, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसको स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, मतलब रियल लाइफ से उसको कनेक्ट किया जाए। दूसरा, रोट लर्निंग नहीं करना है, मतलब हम बच्चे को याद करना नहीं सिखाएंगे, हम उनको करना सिखाएंगे कि आप गतिविधि कीजिए, सीखिए। ठीक है, क्योंकि रोट लर्निंग क्या होता है कि रोट लर्निंग से एग्जाम क्लियर किया जा सकता है, कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा जो एनसीएफ कहता है कि हमारा जो भी पाठ्यचर्या है, जो क्यूरिकुलम है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, मतलब बुक सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, मतलब बुक में जो कहा गया है, जैसा कहा गया है वैसा ही हो। ठीक है, हमारा जो सेंटर होना चाहिए चाइल्ड होना चाहिए। ठीक है, एनसीएफ के थ्रू क्या होना चाहिए, चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए, मतलब हमारा चाइल्ड का डेवलपमेंट जिस भी वे में हो जाए वैसा होना चाहिए। और लास्ट में हमने क्या देखा कि शिक्षा एक्टिविटी से जुड़े, मतलब बहुत सारे एक्टिविटी प्रोजेक्ट से जुड़े, और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति बच्चा क्या हो, आस्थावान हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक होता है 360 डिग्री असेसमेंट। क्या होता है 360 डिग्री असेसमेंट, ये असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट जो होता है उसको हम लोग हिंदी में एक शब्द होता है जो हम लोग कहते हैं आकलन। क्या कहते हैं, आकलन। आकलन से यहाँ से हमारा क्या होता है कि अम, हम जब बच्चे को सिखाते हैं, ठीक है, तो जब हम कोई नंबर अलॉट करते हैं, ग्रेड अलॉट करते हैं, ठीक है, तो हम उनका मूल्यांकन कर रहे हैं कि बच्चा किस श्रेणी में आता है। और आकलन से मतलब कि बच्चा किस हद तक सीखा है। ठीक है, वो हमको मूल्यांकन में मालूम चलता है, पर आकलन में ये हमको कंटिन्यूअस वे में मालूम चलता है। पर मूल्यांकन में वही चीज़, हम उसके लिए एक पेपर सेटअप करेंगे, एग्जाम लेंगे, और उसका जो स्कोर आएगा उसके बिहाफ पे हम समझते हैं कि बच्चे ने कितना ज्ञान को प्राप्त कर पाया, किस हद तक ज्ञान को प्राप्त कर पाया। तो 360 डिग्री असेसमेंट करते हैं, मतलब का हम बच्चे का संपूर्ण आकलन कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, संपूर्ण आकलन कर रहे हैं। ठीक है, अब संपूर्ण आकलन में हमने क्या किया, पहला है सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, मतलब स्वयं से, है ना, स्वयं से आकलन होगा, मतलब मैं खुद का आकलन करूंगा। ठीक है, स्वयं से आकलन करूंगा तो मैं ज्यादा अपनी कमियों को जान सकता हूँ, अपनी खूबियों को जान सकता हूँ। ठीक है,
तो स्वयं से आकलन करना है सबसे पहला काम। दूसरा पीयर असेसमेंट, ठीक है, जो सहपाठी है ना, सहपाठियों द्वारा आकलन। ठीक, क्या होता है कि हमारे फ्रेंड्स हमको बहुत सारी बात हंसी मजाक में बहुत सच बता देते हैं, जिसको हम लोग को बुरा भी नहीं लगता है और हम उस पर बहुत जल्दी सुधार कर सकते हैं। ठीक है, और फिर एक होता है टीचर असेसमेंट, है ना, जो हमारे जो शिक्षक है, शिक्षक के द्वारा आकलन किया जाए। ठीक, जब हमारा जो भी आकलन है ये 3 बिंदुओं से होकर गुजरता है। मतलब जब हम स्वयं भी आकलन करें, जब हमारा मित्र भी आकलन करे, हमारा सहपाठी आकलन करे, और साथ ही साथ हमारे शिक्षक भी हमारा आकलन करे। जब तीनों तरफ से, है ना, जब तीनों तरफ से आकलन होता है तो इस तरह के आकलन को हम लोग कहते हैं 360 डिग्री असेसमेंट या संपूर्ण आकलन। इस तरीके के आकलन से क्या होता है कि हमारा जो विकास है वो संपूर्ण हो पाता है। ठीक है, हम अपने लर्निंग लर्निंग में इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो देखते हैं जो सबसे पहली शिक्षा नीति थी, जो प्रथम शिक्षा नीति थी, ठीक है, वो आई थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में। ठीक है, कब आया था? 1968 में आया था। ठीक है, 1968 में आया था। अभी 68 का अपोजिट कर लीजिए, 68 को बस पोजीशन चेंज कर लीजिए तो आता है 86। तो इंदिरा गांधी के बाद किसके समय दूसरा आया? राजीव गांधी जी के समय आया। ठीक है, और फिर उसके बाद हम आते हैं अभी तृतीय शिक्षा नीति जो हमारी जो चल रही है ना, हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में चल रहा है, तो ये 2020। ठीक, अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना, इसकी जो कमेटी रिपोर्ट थी प्रिपेयर्ड बाय डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ठीक है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ठीक है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन द्वारा प्रिपेयर था ये रिपोर्ट। ठीक, 31 मई 2019 को आई। जो हमारा अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, जो हमारा अभी शिक्षा मंत्रालय है, पहले ये जाना जाता था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब जो एचआरडी डिपार्टमेंट था, है ना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था, वही वही क्या हो गया अब? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया। क्या हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया। तो हमारा रिपोर्ट कब आया? 31 मई 2019 को। लागू कब हुआ? 2020 में। ठीक है, जो हमारा एनईपी है, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो किन चीज़ों पे फोकस करता है उसको हम लोग देखते हैं, है ना। ये अभी जो न्यू फॉर्मेट है वो है 5-3-3-4, ये हमारा न्यू फॉर्मेट है। ठीक है, इसमें क्या है कि टीचर का एजुकेशन, लैंग्वेज और इंक्लूसिविटी, मतलब शिक्षक द्वारा दिया गया शिक्षा, भाषा और समावेशन पे जोर दिया गया है। ठीक है, इन इन तीन चीज़ों पर हमने क्या दिया है? जोर दिया है। ठीक, अब हम देखते हैं एक फॉर्मूला जो मैं कह रहा था कि वो आ रहा है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते 3, हम जाते हैं ना राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, अभी थर्ड नीति चल रहा है ना, जो कि 2020 में है, तो हम लिखे 3, फिर उसके बाद 4, फिर हम 5 को यहाँ ना लिख के यहाँ लिखते हैं। ठीक है, और इस 3 के को यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 5-3-3-4। ठीक है, समझ आया? 5-3-3-4, ये 5-3-3-4 एक्चुअली है क्या? तो ये 5-3-3-4 कुछ नहीं है, ये नंबर ऑफ ईयर्स है। क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स है। ये क्या है? आपका नंबर ऑफ ईयर्स। किस चीज के लिए है? तो आइए हम उस चीज को देखते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स किस चीज का है। तो जो पहला 5 है वो 3 से 8 साल के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके लिए हमने एक स्टेज का नाम दिया, वो दिया मूलभूत चरण, फाउंडेशनल स्टेज। क्या कहा हमने? फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है, फिर उसके बाद जो सेकंड चरण आता है वो 3 वर्ष का होता है, जो कि 8 से 11 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिपेरेटरी स्टेज, जिसको हम लोग कहते हैं प्रारंभिक चरण। ठीक है, ये 8 से 11 साल का होता है। देन उसके बाद आपका फिर 3 साल का होता है, जो कि होता है आपका 11 से 14 वर्ष, जो कि मिडिल होता है, मध्य चरण। और जो अंतिम होता है 14 से 18 वर्ष का होता है, ये होता है हमारा सेकेंडरी स्टेज, जिसको हम लोग कहते हैं माध्यमिक चरण। ठीक है, तो
अब हम समझते हैं कि ये जो 5 वर्ष है, जो 3 से 8 वर्ष का हम देख रहे हैं, फिर ये जो 3 वर्ष है, फिर ये जो 3 वर्ष है, और ये जो 4 वर्ष है, तो ये एक्चुअली हमने स्टेजेस तो नाम दे दिया, फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। बट इस स्टेज में बच्चा क्या सीख रहा है, प्रिपरेटरी में क्या सीख रहा है, मिडिल में क्या सीख रहा है, और सेकेंडरी में क्या सीख रहा है। तो ये आप जैसे देखेंगे कि जो स्टार्टिंग के जो 5 वर्ष है, जब बच्चा 3 वर्ष का होता है, तो 3 वर्ष होता है तो बच्चे का आज के डेट में पहले 3 वर्ष में दाखिला नहीं होता था, बट अब हो जाता है। तो जो 3 वर्ष में जो बच्चे का दाखिला हो रहा है, वो किस में होता है, बच्चा प्ले स्कूल में जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद प्ले स्कूल जाएगा, नर्सरी करेगा, LKG, UKG, है ना, देन क्लास 1, देन क्लास 2, ठीक है। तो हम देखते हैं कि नर्सरी, KG1, KG2, जिसको LKG और UKG कहते हैं, देन उसके बाद आपका क्लास 1 एंड क्लास 2। तो ये जो 3 से 8 वर्ष होता है, तो यहाँ तक हमारा बच्चा कक्षा दूसरी तक जाता है, ठीक है। तो इस समय तक हम बच्चे को जो भी हम चीज़ सिखाते हैं, है ना, मनोरंजक गतिविधियों के द्वारा सिखाते हैं, ठीक है। इस समय हम बच्चे को एकदम बोझिल व्यवस्था या एकदम डिसिप्लिन वे में चीज़ों को नहीं सिखाते, हम इनको खेल खेल में सिखाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 8 से 11 वर्ष, जो होता है हमारा प्रिपरेटरी स्टेज, जो होता है प्रारंभिक चरण, मतलब कक्षा तीसरी से पाँचवीं। इसमें भी ऐसी ही विधियाँ होती हैं, बट अब इसमें थोड़ा सा हम थोड़ा सा क्लासरूम अप्रोच लेके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद मध्य चरण आता है, यहाँ पे बच्चा गणित, विज्ञान, ये सब के बारे में पढ़ना स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद ये 14 से 18 जो आगे आपका 9वीं से 12वीं की जो बच्चे होते हैं, है ना, यहाँ पे उनके पास मल्टीपल डिसिप्लिन होते हैं, है ना। वहाँ पे वो कॉमर्स, आर्ट्स, है ना, ह्यूमैनिटीज़, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। तो हम देखते हैं, है ना। तो जो सबसे पहला आपका फाउंडेशनल स्टेज हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं आंगनबाड़ी या बाल वाटिका, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होता है, ठीक है। क्या होता है आपका मल्टी लेवल मल्टी लेवल मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। इस एज में जब हम बच्चे को सिखाते हैं, तो हम लोग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराते हैं। क्या कराते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराते हैं। देन उसके बाद क्लास 3 से जब 5 में बच्चा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे अब आगे प्रिपरेटरी स्टेज में आ गया, ठीक है। तो बच्चा एक्टिविटी बेस्ड तो सीख रहा है, बट उनको अब डिस्कवरी करना भी आएगा, ठीक है। और जो क्लासरूम उनका होगा इंटरेक्टिव भी होगा, मतलब प्ले और एक्टिविटी बेस्ड तो जैसे पहले था वो अभी भी रहेगा, क्योंकि बच्चा अभी भी हमारा छोटा है। बट इस स्टेज में जो एक पॉइंट हुआ, वो बच्चा अब डिस्कवरी करना भी सीखता है, कुछ चीज़ों के बारे में वो क्यूरियस होता है, ठीक है। देन उसके साथ साथ वो इंटरेक्ट भी करेगा क्लासरूम में अपने टीचर्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। अब आता है जब बच्चा क्लास 6 से 8 में, जब उसकी आयु होती है 11 से 14 वर्ष, तब उसके बाद क्या होता है, बच्चा क्या करता है, जो भी लर्निंग करता है वो एक्सपेरिमेंटल करता है। क्या करता है, एक्सपेरिमेंटल। हम देखते हैं क्लास 6 से हम लोग को हमारे एनसीईआरटी के बुक्स में हर एक पेज पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज रहती है, और उसके कुछ एनालिसिस रहते हैं, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करता है इन द सब्जेक्ट ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, ठीक है। मतलब बच्चा इन सब चीज़ों को सीख रहा होता है, ठीक है। अब आता है क्लास 9 से 12, ठीक है। अब इसमें बच्चा जो भी सीख रहा है, क्योंकि अब बच्चे काफ़ी हद तक मैच्योर हो गए रहते हैं, है ना, उनको काफ़ी ज्ञान हो गया रहता है। तो अब ये मल्टी डिसिप्लिनरी, है ना, स्टडी करते हैं, इनकी इनके में क्रिटिकल थिंकिंग भी काफ़ी हाई हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है स्टूडेंट में, है ना, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। आप देखे होंगे कि इस एज में बच्चे लोग नीट का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। कई बच्चे IIT एडवांस एग्जाम स्टार्ट कर देते हैं, हमारे समय में AIEEE होता था, ठीक है। तो साइंस बैकग्राउंड, मैथ्स बैकग्राउंड, है ना, उसके बाद बच्चे कॉमर्स के लिए, आर्ट्स के लिए, है ना, बेटर यूनिवर्सिटीज लाइक DU, BHU, सबके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये एनसीएफ के बाद हमने NEP किया। NEP में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा, ठीक है। अब हम एक थ्योरी जो हम भूल गए थे, उसके बारे में हम देखते हैं। ये थॉर्नडाइक जी की थ्योरी है ना। ये एक अमेरिकन रिसर्चर थे, ठीक है। इनका कहना था कि जो भी लर्निंग है, ठीक है, जो भी हमारा लर्निंग है, जो भी चीज़ हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है, यदि कोई भी चीज़ हम जो सीख रहे हैं, है ना, जो भी हमारा जो सीखना है, इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के लिए हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया, ठीक है। हमारी क्या प्रतिक्रिया आ रही है, ठीक है, क्या चीज़ हमको प्रेरित कर रहा है, ठीक है, स्टिमुलेशन क्या करा रहा है, ठीक है।
तो इनके 3 प्राइमरी लॉज थे, ठीक है, जिसमें पहला था लॉ ऑफ इफेक्ट, देन लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। लॉ ऑफ इफेक्ट हम लोग कहते हैं प्रभाव का नियम। क्या होता है? प्रभाव का नियम। यदि मैं कोई ऐसा एक्टिविटी कर रहा हूं, है ना, कि मुझे उस एक्टिविटी के लिए बहुत प्रोत्साहन मिला, तो हो सकता है कि उस कार्य को मैं बार बार करूंगा। पर कोई कार्य मैं ऐसा कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे हतोत्साहित कर दिया गया, तो हो सकता है कि उस कार्य को मुझे करने के लिए प्रेरणा दोबारा ना मिले, या हो सके उस काम को मैं करना बंद कर दूं। तो ये प्रभाव का नियम के अंतर्गत आता है। फिर एक आता है लॉ ऑफ रेडीनेस, जिसको हम लोग कहते हैं तत्परता का नियम। तत्परता का नियम से क्या मतलब है? अब मैं आया क्लास में, मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है, बट यदि आप रेडी नहीं है, ठीक है, हो सकता है कि आपको किसी प्रकार की कोई चोट आई हो सकता है कि आपका माइंड कहीं और स्टक हो, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि यदि आप रेडी नहीं है तो आप उस चीज को नहीं सीख पाएंगे। मतलब जो व्यक्ति तत्पर रहते हैं ना, जो एकदम रेडी रहते हैं, तो दे कैन अचीव थिंग्स इजिली। देन उसके बाद होता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रयास का नियम। मतलब कोई चीज हम तब प्राप्त कर पाते हैं जब हमारा एक्सरसाइज या प्रैक्टिस कंटिन्यूअस रहता है, ठीक है। तो आइए हम उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। उन्होंने एक ये एक्सपेरिमेंट किया था, थर्नडाइक जी ने। उन्होंने, एक बिल्ली थी, बिल्ली को एक बॉक्स के अंदर रखा था, उस मतलब केज के अंदर रखा था। उस केज को उन्होंने कहा था पजल बॉक्स। क्या कहा था? पजल बॉक्स, ठीक है। ये केज था, ठीक है। अब आप देखोगे कि वहां पे इस केज में एक बिल्ली थी और यहाँ पे एक फिश रखी हुई है। क्या रखी हुई है? एक फिश रखी हुई है, ठीक है। अब इसमें आपका एक क्या है? लीवर है। क्या है ये? लीवर है। क्या है? लीवर है। यदि आप इस लीवर को प्रेस करोगे तो आपका ये डोर ओपन हो जाएगा और बिल्ली निकल जाएगी। बट क्या होता था कि बिल्ली ने 100 बार रिस्पॉन्स किया, ठीक है, तब जाके डोर ओपन हुआ, ठीक है। अब आप इस चीज को ध्यान देंगे कि जो फिश है, ठीक है, फिश कैट, तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ? कैट। मतलब हम लोग किसका बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं? कैट का। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? कैट का। इस कैट को रिस्पॉन्ड करने के लिए कौन प्रेरित कर रहा है? फिश। क्योंकि जो फिश है वो डेड है, तो उसके स्मेल से ये प्रेरित हो रहा है। तो हमारा जो स्टिमुलस हुआ है ना, ये क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। जो फिश हमारा हुआ, ये क्या हुआ? स्टिमुलस हुआ। इसका जो स्मेल हुआ उसके लिए मोटिवेशन, जिसको हम लोग वो आपका कहते हैं अभिप्रेरणा, ठीक है। मोटिवेशन क्या हुआ? स्मेल ऑफ फिश, ठीक है। और स्मेल ऑफ फिश है, बट मैं काम कब करूंगा? व्हेन आई हैव हंगर। मुझको यदि भूख लगी होगी तभी बिल्ली वो प्रयास करेगी। तो जो प्रणोद, जिसको हम लोग कहते हैं ड्राइव, ठीक है, जो प्रणोद है वो क्या है? हंगर है, ठीक है। इस कारण क्या हुआ? स्मेल आ रहा है, इसको हंगर लगा हुआ है, तो खूब एफर्ट लगा रहा है, खूब कूद रहा है ना। एक टाइम इसने रिस्पॉन्स दिया, 2 टाइम, और इसने 100 टाइम्स में क्या हुआ कि इसके पैर से लीवर दब गया, डोर ओपन हुआ, ये गया, फिश को कैच कर लिया, ठीक है। फिर से मैं इसके साथ ये चीज रिपीट करता हूँ, ठीक है। अब हो सकता है इसको 100 अटेम्प्ट ना लगे, ठीक है, हो सकता है इसको 48 अटेम्प्ट लगे, 72 अटेम्प्ट लगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर मैं इसको कर दूंगा, है ना। हर हर कंडीशन ये रहेगा कि इसके पास ड्राइव रहेगी, इसके पास मोटिवेशन रहेगा, स्टिमुलस रहेगा, हमारे पास सब्जेक्ट तो है ही है, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर क्या होगा? इसके अटेम्प्ट्स कम होते जाएंगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप समझ गया कि ये लीवर है, लीवर दबाने से मेरा गेट ओपन हो जाता है, ठीक है। तो अब हम उसको थोड़ा सा और समझते हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस, यदि छात्र रेडी ना हो, ठीक है, यदि कोई छात्र रेडी ना हो तो आपके अथक प्रयासों के बाद भी छात्र लर्निंग नहीं कर पाएगा। छात्र यदि रेडी नहीं है तो छात्र लर्निंग नहीं कर पाएगा। ये क्या बताता है? लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है। फिर आता है लॉ ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, अभ्यास का नियम, ठीक है। लॉ ऑफ प्रैक्टिस क्या कहता है? जितना अभ्यास होगा उतना अच्छा, मतलब जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना बेटर है। इसका भी 2 टाइप होता है, जैसे मैंने बताया था, यूज और डिस यूज, ठीक है। जो मेरे यूज का है मैं उसको करते रहूंगा, जो मेरे यूज का है वो मेरे काम का नहीं है। फिर आता है लॉ ऑफ इफेक्ट, इसे संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं,
ठीक है, इसे संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। अगर रिजल्ट पॉजिटिव हो तो व्यक्ति उस कार्य को बार बार करता है। यदि मैं कोई काम ऐसा करता हूँ जिसके लिए मुझे क्लास में अप्रिशिएशन मिलता है, तो काम को मैं बार बार करना चाहूंगा, क्योंकि उसका मुझे जो फीडबैक मिल रहा है पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक, तो जैसे हमने 3 प्राइमरी लॉ देखे, ठीक है, वैसे इसके सेकेंडरी लॉ भी हैं थार्नेक जी के, है ना, इसको अपन ट्रायल एंड एरर मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो 3 प्राइमरी लॉ देख लिए, उसके बाद हमारे पास 8 सेकेंडरी लॉ भी है, जिसमें 5 मेन है जिसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, पहला है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, इसके अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाएं और प्रयास करते तथा उसके बाद उस कार्य को करने का सही विधि मालूम हो जाता है। जैसे बिल्ली ने 100 अटेम्प्ट्स लिए, कितने लिए, 100 अटेम्प्ट्स लिए, बट जो लास्ट अटेम्प्ट था, 100 अटेम्प्ट जो था, ये मेरा राइट अटेम्प्ट था। तो उसको ये चीज समझ आया होगा कि यही मेरा कार्य को करने का सही विधि है। ठीक है, समझ आया। हम किसी काम को करने के लिए 100 वेज से काम कर सकते हैं, बट जो वेज हमारे लिए वर्केबल होता है, जो वेज हमारे लिए कार्य कर देता है, वो क्या होता है, हमारा राइट अप्रोच होता है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। सेकंड होता है लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करें तो यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। ठीक है, पूरे कार्य को हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे भागों में विभाजित कर रहे हैं। लाइक जैसे मेरे को 3 किलोमीटर रन करना है। ठीक है, यदि मैं बोलूंगा कि मुझे 3 किलोमीटर सीधा 1 गो में जाना है, तो क्या मैं दौड़ूंगा? नहीं। बट मैं इसी को कहता हूं कि हम लोग 500 मीटर है, इसका 6 रिपीटेशन लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 6 रिपीट 6 टाइम हम लोग रिपीट करेंगे, तो 6 रिपीटेशन आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा जो एक्शन था उसको मैंने पार्शियल एक्शंस में कन्वर्ट कर दिया। या इसी को मैं कर सकता हूँ 300 मीटर इंटू 10 टाइम्स। ठीक है, समझ आया होगा आपको लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। मतलब किसी बड़े कार्य को जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमारा कार्य ज्यादा इफेक्टिव वे से और प्रभावित तौर पे हमारा हो जाता है। ठीक है, फिर आता है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी और एनालॉजी। ठीक है, समरूपता और सादृश्य, सादृश्य जो कहते हैं हम। ठीक, प्राणी किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति या समस्या का स्मरण करता है जिसे पहले ही अनुभव कर चुका है। क्या होता है कि हमारे पास कोई भी नया प्रॉब्लम या सिचुएशन आता है, तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे सिचुएशन या प्रॉब्लम को हमने पहले भी फेस किया है, और यदि हमने फेस किया है तो हमने कैसा रिस्पॉन्ड किया था, उस पुरानी रिस्पॉन्स, है ना, या बिहेवियर पे कुछ अपडेट हम करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपने परिस्थिति का हल निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो किसी नवीन परिस्थिति या समस्या को, है ना, मिलती जुलती अन्य परिस्थिति, है ना, मिलती जुलती अन्य परिस्थिति या समस्या का स्मरण कर, है ना, हम उसका सॉल्यूशन देखते हैं और वैसा हम कोशिश करते हैं कि कार्य को किया जाए। ठीक है, अब आता है लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। ठीक, जैसे मैंने बोला था ना, यदि बच्चा रेडी नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, बच्चा नहीं सीखेगा। उसी प्रकार लॉ ऑफ डिस्पोजिशन कहता है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम। यदि बच्चे का मूड अच्छा है तो जल्दी सीखेगा, यदि बच्चा प्रसन्न है, ठीक है, बच्चा एकाग्र है, तो बच्चा जल्दी सीखेगा। वहीं पर बच्चे का यदि मन भटक रहा है, ठीक है, तो बच्चा उतना जल्दी नहीं सीखता है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। जब बच्चा एक सीखे हुए ज्ञान का अन्य जगह भी उसी तरह काम में लाए, जब बच्चा एक सीखी हुई चीज को अन्य जगह भी उसी तरह काम में लाए। ठीक है, ये लॉ ऑफ एसोसिएटिंग शिफ्टिंग का भी 3 टाइप होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव, एक होता है जीरो। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका कि जब आप कोई चीज सीखे हैं, ठीक है, कोई चीज सीखे हैं और अन्य जगह भी उसी तरह उसको काम में ला पा रहे हैं, तो वो आपका क्या आता है, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। पॉजिटिव क्या हो जाएगा, जैसे मैं पेन पेपर में लिख सकता हूँ, यहां भी लिख सकता हूँ। ठीक है, नेगेटिव क्या हो जाएगा, जैसे मुझे गिटार बजाने आता है और मेरे को लिखने आता है, तो कोई डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है। ठीक, और जीरो का
मतलब मैंने कोई चीज़ सीखा हुआ है और उसका दूसरे पे कोई कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही सकारात्मक और ना ही नकारात्मक, तो उसको हम लोग कहते हैं शून्य साहचर्य। क्या कहते हैं? शून्य साहचर्य। ठीक। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। हमारा सीटेट सीरीज़ का सीडीपी का जो सारा पोर्शंस है वो कंप्लीट हो चुका है। हम लोग अब आगे आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लाएंगे, साथ ही साथ एक क्लास आपकी होगी जिसमें आपके लिए ऐसे वर्ड्स लाए जाएंगे जहाँ पे आप सीडीपी के क्वेश्चंस को एग्जाम में कैसे टैकल करें, जिसमें आपके खाली वर्डिंग पे आप देखें तो वर्डिंग के बिहाफ पर आप प्रश्नों को इतने अच्छे से हल कर पाएंगे कि आपके अंक 15 से 18 नंबर सिर्फ उन शब्दों पर ध्यान दे के हो सकता है। ठीक है, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।